जॉर्ज पंचम की नाक, ये जो चैप्टर है इसमें एक मूर्ति की नाक जो है टूटी हुई है, उसके नाक को मतलब फिर से लगाने के लिए, इसको सही करने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए, इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। ठीक है, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके आने की जोरदार चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही हैं। महारानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर महारानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन अब बीत चुके थे, अतः फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। ब्रिटिश अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट सिलवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है और उस सूट पर करीब 400 पाउंड खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी अखबारों में छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, खानसामों, अंगरक्षकों, बावर्चियों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छापी गई। बड़ी धूम मची थी और भारी शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसकी गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी सी फैल गई थी। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके कारण बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर रखकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही महारानी दिल्ली में आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और अकस्मात ही मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की कायापलट होने लगी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, लेकिन सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों का नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया गया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आई थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ नया था, सब कुछ ठीक होता जा रहा था, सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक काफ़ी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने अनेकों प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था और कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी। इन बहसों से अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस केवल इस बात पर हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ नाक हटाने के पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन जोरों से चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। किसी की क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी अनेकों नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर
अजायब घरों में रखवा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी हुए। उसी जमाने में एक हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। यानी जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की जो नाक थी वो अचानक से गायब हो गई थी। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और मूर्ति की नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ गई। यानी अचानक से परेशानी बढ़ गई, क्योंकि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ आने वाली थी और जॉर्ज पंचम भी इंग्लैंड के थे, तो उस पर नाक नहीं होगा तो रानी एलिजाबेथ को बुरा लगेगा ना। इसीलिए एकाएक परेशानी बढ़ गई। बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर खवाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और इस मुद्दे पर मशवरा किया गया कि क्या किया जाए। इस बात पर वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ नाक से तात्पर्य इज्जत से है। ठीक है, कि अगर उस मूर्ति पे नाक नहीं लगी तो हमारी भी यानी भारतवासियों की भी नाक नहीं रहेगी, ऐसा कहा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह निश्चय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर उन दिनों ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उनके चेहरों पर। उनमें से कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और उत्तर दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह मूर्ति कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से आया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह सब बताने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन कर इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए यह बयान किया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। हुक्कामों के चेहरों पर पुनः उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी गठित की गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। जैसे भी हो, यह काम होना है और उनकी नाक का दारोमदार आप पर है। मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया और आखिरकार उसने मसला हल कर दिया। उसने कहा, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत है तो बस खोज करने की। खोज करने के लिए मेहनत करनी ही होगी। इस मेहनत का फल भी हमें मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण तुरंत अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के विभिन्न पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने मुंह लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आप लोगों की अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, उनके तौर तरीके और रहन सहन, सब कुछ। और जब हिंदुस्तान में बार डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुपचाप खड़ा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा,
एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी कुछ चमक आई। चपरासी को हुक्म देकर कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में हमारे अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग उचित समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस मूर्ति पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद हल्की हल्की खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर से देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोखले, शिवाजी, कौवसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी, लेकिन पंचम की नाक की माप की नाक नहीं मिली। और फिर वह गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों की जांच की और फिर बंगाल की ओर चला। सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविंद्रनाथ, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ वह उत्तर प्रदेश की ओर आया। मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में वह मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ अंत में पंजाब पहुंचा। भगत सिंह और लाला लाजपत राय की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। सारी जगह नाक ढूंढकर वो लास्ट में दिल्ली पहुंचा और कमेटी के सामने उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। ठीक है, यानी पूरे हिंदुस्तान का उसने भ्रमण किया, उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई सब तरफ गया, लेकिन वापस आकर उसने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करने के बाद भी, सारी मूर्तियां देखने के बाद भी जॉर्ज पंचम की नाक से किसी भी मूर्ति की नाक नहीं मिली। सारी अन्य मूर्ति जो है उनकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ठीक है, सुनकर सब निराश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित की गई है। शायद बच्चों की नाक ही जॉर्ज पंचम की लाट पर फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ ठीक हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक जा पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर महारानी का स्वागत करने का क्या मतलब? यह तो अपनी खुद की नाक कटाने वाली बात हुई। यानी अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी तो इज्जत जो है खराब हो जाएगा। नाक कटाना माने इज्जत खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मूर्तिकार तो केवल पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अपनी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके सभी दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, अतः मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार ने जब पहली बार राय दी थी कि स्वतंत्रता सेनानियों की नाक में से किसी एक स्वतंत्रता सेनानी की जो मूर्ति उसमें से किसी नाक से अगर साइज एक होता है तो उसको लगा दे, तो उस टाइम उसने ये शर्त रखी थी कि ये खबर जो है अखबार में नहीं छपनी चाहिए। वही
शर्त यानी अखबार में खबर नहीं छपनी चाहिए रखकर उसने दूसरी उपाय रखा था कमेटी मेंबर्स के सामने। इसलिए सारे खिड़की दरवाजे बंद करके ये वार्तालाप हुआ था, ठीक है। और मूर्तिकार ने कहा था, चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, अतः मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। बात के साथ ही सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार थोड़ा अचकचाया और धीमे से बोला, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी तो सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त भी मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी रवाब निकाली गई और उसमें ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की भनक तक जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। महारानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह भी उसे दे दी गई, लेकिन इस खास हिदायत के साथ कि उस खास दिन तक हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन भी आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की लगती ही नहीं थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात ध्यान देने योग्य थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कहीं कोई फीता नहीं काटा था। कोई भी सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था और ना ही कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत आई थी। किसी स्टेशन या हवाई अड्डे पर कोई स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी भी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली पड़े थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी केवल बुद्ध के लिए। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कृतिका भाग 2 पुस्तक के अन्य जो भी अध्याय है उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पर। इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।